हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बूस्ट अप स्मार्ट प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विनीता यादव के केस में क्या ऑर्डर पास किया है। फर्दर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल मैंडेटरी किया गया था उसको ऑर्डर में कैसे यूज किया है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जामिनेशन कब हो सकता है, और लास्ट में एक बोनस टिप मिलेगी आपको OMR बेस्ड गाइडेंस पे, क्योंकि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जामिनेशन पेन और पेपर मोड पे होता है जहां पे आपको OMR फिल करना होता है। तो इससे रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल में सब एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हुए कंप्लीट होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आइए सबसे पहले हम एजेंडा को डिस्कस करते हैं और इस वीडियो के रोड मैप को हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में स्टार्टिंग में हम विनीता यादव के केस को डिटेल में समझेंगे, प्लस विनीता यादव के इंटरिम ऑर्डर के बाद CGPSC ने जो नोटिफिकेशन लाया था उसको देखेंगे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 27 मई 2025 को क्या ऑर्डर पास किया है उसको जानेंगे। गुजरात हाईकोर्ट का जो सिविल जज का वैकेंसी था उसको रेफर करेंगे और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जामिनेशन कब हो सकता है, और एग्जामिनेशन जब होगा तब उसके लिए क्या फॉर्म को रीफाइल करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। और लास्ट में छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे, OMR बेस्ड गाइडेंस के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। आइए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विनीता यादव के केस में क्या कहा इस बात को जानते हैं, और उससे पहले विनीता यादव के केस में एक्चुअली क्या हुआ था उस बात पे डिस्कशन करते हैं। जो विनीता यादव थी वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी, प्लस ये लॉ में भी ग्रेजुएट थी, इनके पास लॉ की डिग्री थी और ये छत्तीसगढ़ में सिविल जज बनना चाहती थी और छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जाम को देना चाहती थी। लेकिन आप सभी को याद होगा जो 5/7/2024 की वैकेंसी आई थी उसमें CGPSC ने एक नया कंडीशन ऐड कर दिया था एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट का, कि अब सिर्फ वही व्यक्ति छत्तीसगढ़ में सिविल जज बन सकता है जिसके पास लॉ में डिग्री हो, प्लस वो बार काउंसिल के साथ एनरोलमेंट करा हो एज एन एडवोकेट। और क्योंकि विनीता यादव एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी तो वो बार काउंसिल के साथ एनरोल तो कर नहीं सकती, प्लस इस तरीके की जो एनरोलमेंट की कंडीशन थी वो कोई दूसरे स्टेट में भी प्रिवेल नहीं कर रही थी, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, इस तरीके की कंडीशन कहीं और भी नहीं थी। प्लस हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जो केसेस है उस पर रिलाई किया और ये बात मानी कि ये जो कंडीशन है वो सही नहीं है और विनीता यादव के केस में सब्सटेंस है। इस वजह से विनीता यादव को प्रोविजनली परमिट किया गया था कि वो एग्जाम दे, चाहे उनके पास एनरोलमेंट नहीं है एज एन एडवोकेट, फिर भी वो एग्जाम दे सकती है। लेकिन ये जो परमिशन दी गई थी वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस पेटिशन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमको समझ में आता है कि विनीता यादव को इंटरिम प्रोटेक्शन मिला था हाई कोर्ट से। फर्दर हाई कोर्ट ने कहा कि पेटिशनर की बात में सब्सटेंस है और जो पार्टिसिपेशन है उसको नैरो डाउन नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जब कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो बेटर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिलेंगे कोर्ट्स को और लोगों को। फर्दर एक व्यक्ति अगर लॉ ग्रेजुएट है, उसने एडवोकेट की तरह एनरोल किया है या नहीं किया, उससे कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा। तो इस वजह से जो पेटिशनर था विनीता यादव, उन्हें प्राइमा फेसाई अलाउ किया गया कि वो ऑनलाइन फॉर्म भर सके और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग ले सके। और इसी के तहत CGPSC ने 1 महीने से फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड किया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा। फर्दर ये जो ऑर्डर आया था वो इन रेम आया था, मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए आया था, सिर्फ विनीता यादव के लिए नहीं आया था। और इस ऑर्डर के कारण हर एक वो कैंडिडेट जिसके पास एनरोलमेंट नहीं था एक एडवोकेट का, वो भी
छत्तीसगढ़ में सिविल जज बनने के लिए अप्लाई कर पा रहा था। और फिर आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई थी उसको स्टॉप किया, क्योंकि 3 साल वाले रूल पे डिसीजन आना पेंडिंग था। और जिसके कारण जो सीजीपीएससी है उसने भी जो 18 मई को पेपर होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया। आइए अब हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 27 मई 2025 को क्या ऑर्डर पास किया विनीता यादव के केस में, और सुप्रीम कोर्ट का जो 3 साल वाली प्रैक्टिस की कंडीशन का जजमेंट आया है उसका इस केस में क्या इंपैक्ट पड़ा है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं और मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स के फेवर में फैसला दिया था और ये 3 साल वाली कंडीशन को हटा दिया था, तो फैसला क्या होता। विनीता यादव और उसके जैसे जितने भी लोग हैं उनको अलाउ करता हाईकोर्ट कि वो पेपर दे सकते हैं, और ये जो एनरोलमेंट वाली कंडीशन है वो बकवास है उसको हटा देता। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल वाली प्रैक्टिस की जो कंडीशन थी उसको मैंडेटरी कर दिया, तो हाई कोर्ट ने भी यहां पे जो विनीता यादव को इंटरिम रिलीफ दिया था उसको वेकेट कर दिया और माना कि जो एनरोलमेंट वाली कंडीशन नोटिफिकेशन के साथ आई थी वो बिल्कुल वाजिब थी, और जो भी इंटरिम रिलीफ दिया गया था विनीता यादव प्लस क्योंकि जजमेंट इन रेम था उसके जैसे जितने भी लोग थे उनसे इंटरिम रिलीफ वापस ले लिया गया। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि अब 2 कंडीशन वापस आ चुकी है। पहला, डिग्री इन लॉ प्लस एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, ये दोनों ही चीज रीस्टेट हो चुकी है। तो इसका सीधा मतलब यह निकल रहा है कि सारे स्टूडेंट्स को फॉर्म फिर से भरना होगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि फॉर्म के साथ ही सीजीपीएससी एग्जामिनेशन की डेट भी जारी कर दे कि आप लोग जून के महीने में फॉर्म भर सकते हो और जुलाई में कोई पर्टिकुलर डेट को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए। ये दोनों बातें एक साथ भी नोटिफाई हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि कब आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, और यहां पे हम गुजरात हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन रिफर करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने 29 जून को ही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का नोटिफिकेशन ला दिया है। इसका मतलब सारे जो हाईकोर्ट्स है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो पेंडिंग वैकेंसीज है उनको कंप्लीट किया जाए। तो ये बहुत ज्यादा संभव है कि आपका एग्जामिनेशन जुलाई के मंथ में हो सकता है। तो अब रिस्क लेने का टाइम नहीं है, आपको आपकी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का समय आ गया है। मॉक टेस्ट सीरीज, रिवीजन जो बन सके अभी करो, क्योंकि ये लास्ट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए। फर्दर अगर आपको लगता है कि आपका छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज वीक है तो आप मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स ले सकते हो जनरल नॉलेज पे। आपको लगता है कि आपका लोकल लॉज वीक है और आप सभी को पता है कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस लोकल लॉ से आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। और अपडेटेड टेस्ट सीरीज तो ऐसी चीज है जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज छत्तीसगढ़ के प्रीवियस पेपर को देखते हुए, अलग अलग एग्जामिनेशन के जीके के क्वेश्चन को देखते हुए, स्पेशली जुडिशरी के लिए मैंने खुद ने डिजाइन किया है, जिसमें 31 टेस्ट होगा जिसका प्रॉपर शेड्यूल आप लोग को आगे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजों का बंडल कोर्स अगर आपको लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, एक्सक्लूसिव कोर्स लेना है तो वो भी ले सकते हो। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर पे 80856961992। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को OMR बेस्ड गाइडेंस दूंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अब उसको हम समझते हैं। उससे पहले आप लोगों को कांग्रेट्स, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आप लोग वीडियो में रुके हैं तो ये नॉलेज आपके लिए ही है। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो एग्जामिनेशन होता है वो OMR बेस्ड होता है, पेन पेपर बेस्ड होता है। यहां पे आपने एक बार गोला भर दिया तो वो आंसर चेंज नहीं होगा, भले ही बाद में आपको याद आ जाए कि इसका ऑप्शन बी नहीं इसका ऑप्शन सी था। तो बहुत ज्यादा सोच समझ के आपको सर्कल फिल करना होता है। प्लस बहुत बार ये देखा गया है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट सही था
उसने रिवीजन सही किया, उसको सब बातें सही याद आ रही थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में वो जो 2 घंटे का प्रेशर रहता है उसको सही से फील नहीं किया और गलत गोला भर दिया। हो सकता है कि 5th नंबर का ऑप्शन ऑप्शन बी था, 6th नंबर का ऑप्शन ऑप्शन बी था, लेकिन जो 7th नंबर का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी था। लेकिन क्योंकि 2 घंटे में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आपने गलती से 7th नंबर में ऑप्शन बी फिल कर दिया और उससे भी ज्यादा बड़ी गलती, आपको यह बात पता चल गई कि आपसे गलती हो गई है। अब आप सोच के देखो कि ऐसा कंपटीशन जहां पे एक एक नंबर की मारामारी है, कट थ्रोट कंपटीशन है, और क्वेश्चन के 8वें नंबर पे आपको यह बात पता चलती है कि आपने आता हुआ एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो कितना ज्यादा प्रेशर होगा और क्या बचे हुए 90 क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर कर पाओगे क्या? तो इस तरीके की कोई भी गलती आपको नहीं करना है, इसीलिए हम सब लोग मॉक टेस्ट देते हैं। सारे बड़े से बड़े टॉपर ने ये कहा है कि सॉल्व एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। और मेरे पास जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड है मॉक टेस्ट के लिए, उनके पास तो ये शीट ऑलरेडी पहुंच चुकी है कि सारे स्टूडेंट्स को भले ही मोबाइल में वो एप्लीकेशन में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन साथ में ओएमआर भर रहे हैं। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी ये बात कहना चाहता हूं कि आप भी कहीं पे भी मॉक टेस्ट दो, लेकिन ओएमआर शीट भरने की आदत रखो। 20 से 30 मिनिमम ओएमआर शीट सॉल्व करके जाना, एक स्केल लेना, ऑप्शन के साथ उसको रखना कि आंसर नंबर 1 के ऊपर स्केल रखें, 4 ऑप्शन में ए बी सी ऊपर लिखा रहता है, जो पर्टिकुलर ऑप्शन है उसको सर्च करना और उसको फिल करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और 1-2 क्वेश्चन इसके कारण गड़बड़ी हो जाती है और उसका प्रेशर पूरा कैरी फॉरवर्ड होता है, तो आपका लिस्ट में नाम आने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसे हल्के में मत लेना। फर्दर जितनी भी टेस्ट दो, 2 घंटे की टेस्ट में मिनिमम 1.5 आवर्स आपको बैठना ही बैठना है, 90 मिनट बैठना ही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप एक्चुअल पेपर में नहीं बैठोगे, तो पूरा मॉक टेस्ट में बैठना है। फर्दर ये जो शीट है ये आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मैं तुरंत पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके अलावा इसी शीट में यहां पे मैंने राइट अबाउट योर मिस्टेक्स और सिली मिस्टेक्स का एक हेडिंग दिया है। जब आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो तुरंत आपको एनालाइज करना होगा मॉक टेस्ट कि सही हुआ तो क्यों सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, या जो तुक्के से सही हुआ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना, और जो भी आपने गलती की है उसको यहां पे लिखना। जब आप आपकी गलतियों को डॉक्यूमेंट कर देते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाती है कि क्या गलतियां एक्चुअल एग्जामिनेशन में नहीं करना है। और लास्ट में मैं आपके साथ बस ये एक बात बताना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन के वो 2 घंटे को प्रॉपरली प्लान करके जाना। आप एक गोवा की ट्रिप में जाते हो तो आप पूरी चीजें प्लान करते हो कि मैं पहले यहां जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आप 2 घंटे का जो पूरा टाइम है 120 मिनट, उसको बहुत अच्छे से प्लान नहीं करते हो। तो इसे भी प्लान करना कि पहले 5 मिनट में मैं सब्जेक्ट्स को बाइफरगेट कर दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन नंबर का आया है। मतलब बीएनएसएस के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, जीके के 20 क्वेश्चन, उसको शुरुआत के 5 मिनट में ही मैंने हाईलाइट कर लिया। जितने भी नॉट वाले वर्ड्स थे, सारे नॉट वाले वर्ड्स को मैंने स्टार्टिंग में ही हाईलाइट कर लिया। फर्दर जो जो आपको लगता है मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही है, सिली मिस्टेक हो रहे हैं, उसको आपके केस में कैसे सुधारना है वो चीजों के नोट्स बना लिए, और एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी बिफोर हैंड रेडी होना चाहिए कि आप उस एक्चुअल 2 घंटे में क्या करने वाले हो, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, योर रिविजन, योर कॉन्सेप्ट्स। फर्दर अगर आप लोग चाहो तो आप लोग आज से ही जो मेरा मॉक टेस्ट का कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें जो जीके के फ्लेक्सिबल टेस्ट है उसको आप दे सकते हो। जो लॉ का टेस्ट होगा वो तो प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से होगा। जी हाँ, अलग अलग डेट पे अलग अलग पेपर होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। फर्दर जो जीके का टेस्ट है वो फ्लेक्सिबल है, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। करंट अफेयर्स का टेस्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि उसमें नई चीजें को मुझे इनकॉर्पोरेट करना है आपके एग्जामिनेशन की डेट को नजर रखते हुए। तो बाकी जो 8 टेस्ट आपके अवेलेबल है उसको आप दे सकते हो।
ये सारी चीजों के बारे में आपको मेरे व्हाट्सएप से जानकारी मिल जाएगी, प्लस गूगल प्ले स्टोर में आप बूस्ट ऑफ स्मार्ट प्रिपरेशन करके सर्च कर सकते हो और मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो।